क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकाल कर साहिल तक ले आए हैं। अब न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में 30% इजाफा कर देते, कम अज कम कि 3 साल हो चुके हैं तो हम 30% कर देते। हुकूमत के जो मुआशी और इक्तसादी दावे हैं इन पर काश हम यकीन कर सकते हैं। हमने बजट के बीच में रखा था जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर 1 रुपया हम बढ़ा देंगे। कैबिनेट में गए, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। लो इंटरेस्ट के ऊपर कर्जे दिए जाएंगे एसएमईज को बूस्ट करने के लिए, वो एक सबसे अच्छा इकदाम है इस बजट के अंदर। गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है, अग्रेसिव और बेहतर बजट जो है वो उसको पेश कर सके। ना सिर्फ नए टैक्स नहीं लगाए बल्कि पहले लगे हुए टैक्सों में भी कमी की है। माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए का बजट गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत ने पेश कर दिया है। मजमूई तौर पर इस बजट को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सराहा जाने के साथ साथ अपोजिशन की जानिब से इस पर अवाम दुश्मनी का लेबल भी लगाया जा रहा है। वज़ीर खजाना की जानिब से दावा किया गया है कि मौजूदा बजट में तमाम तरजीह गुर्बत के खात्मे और मुल्की मईशत को तरक्की की जानिब गामजन करने पर है। क्या मौजूदा बजट महंगाई के हाथों मजबूर अवाम के लिए फौरी रिलीफ फराहम कर पाएगा, ये एक सवाल है। हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज हम बात करेंगे बजट के असरात और मुख्तलिफ तबकात किस तरह से बजट को देखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बरादरी, हाउसिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद और दीगर इकोनॉमिस्ट इस बजट को किस तरह से देखकर उनके तासुरात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ ग्रुप आरिफ हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले तो बताइएगा कि मजमूई तौर पर बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन है जो बजट पेश किया गया कल? जी बिल्कुल, आई थिंक जो बजट का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये प्रो ग्रोथ एंड प्रो इन्वेस्टमेंट बजट है। इसमें ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत ने ये कोशिश की है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो मुल्क में बढ़ाया जाए, और इसके लिए उन्होंने जो मुख्तलिफ जो इक़दाम किए हैं उससे ये है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होगी। इसके अंदर इसमें जो है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जो है वो फैसिलिटेट होगा, और उसमें ख़ास तौर पे जो निचले तबके के अफराद हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दाम जो है नज़र आते हैं। कुछ आई थिंक जो जहाँ ये बजट की तवज्जो नहीं गई है उसमें मैं समझता हूँ कि जो रियल इस्टेट ख़ास तौर पे और जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है को इंश्योर करने के लिए इक़दाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ ये है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की साल से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस का रिफ़ंड जो है वो स्टकअप है एफबीआर में, उसका कोई प्लान जो है वो जो है वो नहीं गया। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट के लिए जो है वो मराद दी गई हैं ताकि वहाँ जो है वो सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो, और उसके लिए जो है वो जैसा कि आपने देखा कि कैपिटल गेन टैक्स का जो है वो मैटर है, और जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल की जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया है। तो बहैसियत मजमूई मैं समझता हूँ कि जो है ये बेहतर बजट है, लेकिन इसमें डेफिनेटली जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग जो एक बहुत बड़ा मसला महंगाई का है, वो महंगाई का मसला मैं समझता हूँ कि प्राइसेस कम करके जो है वो पॉसिबल नहीं लगता। लोगों की आमदनी और इनकम बढ़ा के जो है वो आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा आरिफ हबीब साहब, जब बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से कि एफबीआर में इस्लाहात लेकर आएंगे, अब एफबीआर से तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो आपने स्पेसिफिक बात की है कैपिटल गेन और रिफंड के हवाले से, तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू सेल्फ असेसमेंट और टैक्स रिटर्न्स फाइल और रिफंड की पॉलिसी दी जा रही है, क्या उससे इत्मीनान बख्श रिफंड का जो सिलसिला है वो आगे नहीं चल पड़ेगा कैपिटल गेन का? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि सेल्फ असेसमेंट का जो फैसला है वो काफ़ी खुशाइंद है, लेकिन जो ये ऑटोमेटेड रिफ़ंड की बात हो रही है ये बहुत अरसे से बात हो रही है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है वो रिफ़ंड करें, लेकिन उसमें वो बहुत छोटा सा अमाउंट जो है वो उन्होंने अलाउ किया। बट यहाँ तो ये है
कि जब आप इंडस्ट्री जो है लगाने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किया जाता है एट द इंपोर्ट स्टेज। उसमें एक तो ये है कि वो सरमायाकारी की लागत बढ़ती है और उससे जो है वो एक हौसला शिकनी होती है, और दूसरा फिर वो कई सालों तक जो है वो रिफ़ंड जो है वो रिलीज़ नहीं होता। तो उस पर जो है ये ज़रूरी है कि अगर वो कैश नहीं दे सकते तो उसमें बैंकेबल बॉन्ड्स जो हैं वो इशू कर दे, ताकि वो कंपनीज जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके। आपको पता है कि जैसे ये कोविड के बाद टर्फ जो है को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है वो कम लागत पे हम कर्जे दें ताकि इन्वेस्टमेंट हो। तो इसमें तो ये है कि वो जो कंपनीज के अपनी जो पैसे हैं वो उनको जो है रिफंड मिलना है, वो रिफंड साल साल से जो है वो नहीं दिया जाता। अच्छा आरिफ अभी साहब, FBR की हरासमेंट की काफ़ी बात हो रही है गुज़श्ता कुछ अरसे से, और फाइनेंस मिनिस्टर बड़े पुरुमीद हैं कि हम एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिजनेस कम्युनिटी को FBR से? नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है और उसको जो उसका सॉल्यूशन है वो राइट सॉल्यूशन है मेरी नज़र में, कि थर्ड पार्टी जो है वो ऑडिट होगा। मैनी अ टाइम ये होता है कि, और फिर उसमें ये था कि वो डिस्क्रिशनरी सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर ऑडिट जो है वो भी उन्होंने प्रपोज किया है कि विड्रॉ करेंगे, और उसमें वो बैलेट के ज़रिए जो है वो 3-4% जो केसेस को लेंगे और उसको जो है वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाएगा, विच वुड बी वेरी फेयर फॉर बोथ। ये दोनों तरफ से इल्ज़ामात होते हैं, FBR की तरफ से ये होते हैं कि जो SSCs हैं वो अपनी इनकम को जो है वो अंडरस्टेट करते हैं, और जो SSCs हैं उनकी तरफ से ये शिकायत होती है कि FBR जो है वो हरेस करता है। जी अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ सेल के तहत ताजरों को भी इस निज़ाम में लाना है, रिसीट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होनी हैं, इससे आप बतौर बिजनेसमैन क्या समझते हैं कि महसूलात जमा करने में कितना फ़ायदा हो सकेगा, या जो टैक्स टारगेट सेट किया है वो फिर इस हवाले से मीट हो सकेगा? आई थिंक इनिशियली जो लार्ज रिटेलर्स हैं, जिसे आज मैं सुन रहा था उनको फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो जो बड़े जो है वो ताजिर हैं, बड़े जो बिजनेसेस हैं रिटेल बिजनेस, उनसे हम इब्तिदा करेंगे, और आई बिलीव कि वो उसकी कामयाबी के बाद इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकेगा, एंड आई बिलीव उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसलिए कि देखिए, हम अक्सर जो है वो दो बातें आपने सुनी होंगी। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि हमारी पूरी इकनॉमी जो है वो टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है वो 19-20% ऑफ GDP है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। इसी तरह जो है वो ट्रेड जो है वो 19% ऑफ GDP है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 3-4% के लगभग है। तो उनको जो है वो, इसका मतलब ये है कि उनमें फर्दर टैक्स कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत है, और उसको रिकवरी को अगर इंश्योर किया जाएगा तो आई बिलीव टैक्स टू GDP उस सेक्टर का भी बढ़ेगा, और ओवरऑल टैक्स टू GDP में भी जो है वो बेहतरी होगी। और ऑलरेडी जो बर्डन सेक्टर है जिसमें मेनली जो है वो इंडस्ट्री है, उस पर फिर ये है कि मज़ीद बोझ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आरिफ हबीब साहब, जो मजमूई आउटलुक अगर इस बजट की देखें तो उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कलेक्टिवली क्या फ़ायदा बड़े बिजनेसमैन को हो सकेगा जो प्रपोजल्स दी गई हैं बजट में, या फिर छोटा बिजनेसमैन भी फ़ायदा उठा सकेगा माशी तौर पर? आई थिंक मैं समझता हूँ बिजनेसमैन हैं, और ये जो छोटे बड़े का तफावत हम करते हैं, या फिर हम जो है वो आजिर का और एम्प्लॉइज़ का जो है वो तफावत करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये देखिए कि अगर इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी तो जो है वो सभी को फ़ायदा होगा, और वो यूँ फ़ायदा होगा कि आप देखिए कभी भी कोई नई इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले तो जो है वो इंपोर्ट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है,
सारे एम्प्लॉइज़ हायर किए जाते हैं तो उनको सैलरीज मिलती हैं, वो कंपनी प्रॉफिट में आते आते उसको कुछ वक्त लगता है। उस वक्त तक जो पहले बेनिफिशियरीज जो हैं वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स जो है होते हैं, और फिर जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं उसमें तो हज़ारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो उसके स्टेक होल्डर्स बनते हैं। तो आई बिलीव कि एक जो इंडस्ट्री लगना या एक कारोबार लगना या एक कमर्शियल एक्टिविटी होना, ये तमाम रोज़गार और रेवेन्यू की सबीलें हैं, और वो सबीलें जो है उनको इनकरेज करना चाहिए हर लिहाज से, और उसमें सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, ना कि उसके अंदर जो है वो हम जो है वो डिफरेंसेस पैदा करके इस मामले को कंफ्यूज करें। आरिफ साहब, सियासी नुक्ता नज़र से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो ये बजट पेश किया, यूं लग रहा है जैसे ये इलेक्शन बजट है। अगर इस तनकीद को या इस राय को मद्देनजर रखा जाए तो क्या समझते हैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडियल बजट है जो पेश किया गया? नहीं, ये होना भी यही चाहिए, क्योंकि जमहूरियत जो है इसी का नाम है। जमहूरियत नाम ये है कि जो हुकूमत है वो लोगों का ख्याल करके जो है वो पॉलिसीज़ बनाए। इसी तरह अपोजिशन का ये काम है कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करे, और आई थिंक ये हुकूमत का काम है। ये जो चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि भाई ये जो आपने 10% जो है वो बढ़ाया है, ये 10% नहीं, ये 30% होना चाहिए। उनका ये रोल है और इनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत को जो है वो प्रेशराइज करे ताकि हुकूमत जो है वो आवाम के मफाद के लिए ज़्यादा काम करे। अच्छा आरिफ साहब, गवर्नमेंट ने क्लेम ये किया है कि कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन उसके साथ जो बजट टारगेट भी 5,800 अरब का सेट किया गया है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो फिर कैसे मीट किया जाएगा। फिर साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि IMF से बातचीत कर रहे हैं कि टैक्स और टैरिफ का मुतालबा वो हम पर इन्फोर्स ना करे। अब बातचीत में उम्मीद तो की जा सकती है कि हमारा मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन अगर नहीं माना जाता तो क्या आप समझते हैं कि फिर मजीद टैक्स लगाना मजबूरी बन जाएगी हुकूमत के लिए? देखिए, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा कि ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल टास्क है कि उसको वो कीमतों में कमी लाने में कोई जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सके। अगर वो सिर्फ मज़ीद महंगाई को रोक भी लें तो भी आई थिंक ये अचीवमेंट होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो इम्पोर्टेड होती है, और इम्पोर्टेड जब से रुपए की कीमत गिरी 105 से अब 155 आ गया, तो किसी के हाथ में नहीं है, कीमतें जो है वो सब बढ़ना ही बढ़ना है। इसी तरह अगर चूंकि रुपया वीक हुआ है तो फिर आप एग्रीकल्चर और फार्मर्स को आप सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो फिर जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी या वो स्मगल हो जाएंगे प्रोडक्ट्स और उसकी अवेलेबिलिटी के मसाइल आएंगे। तो अब उसका मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि लोगों की आमदनी को बढ़ाने के इकदाम किए जाए ताकि वो इस इम्पोर्टेड महंगाई को, इस सपोर्ट प्राइस की वजह से महंगाई को वो जो है वो सह सकें और सहार सकें, और लोगों का अगर रोज़गार बेहतर होगा और लोगों की डिमांड बेहतर, बिजनेसेस अच्छे होंगे तो लोगों की डिमांड होगी, और लोगों की डिमांड होगी तो उनकी वेजेस भी जो है बढ़ेंगे। आप ये देखिए, मीडिया की मिसाल दीजिए, एक वक्त था कि जब जो है उनकी वेजेस कम थे, लेकिन जब ये है कि ज़्यादा जो चैनल्स आए तो फिर उनकी डिमांड बढ़ी, वो जो है उसमें बढ़ी, फिर उनका कारोबार कमज़ोर हुआ तो फिर दोबारा से जो है उनकी जो है वो वेजेस की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो कारोबार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब वक्त देने के लिए। सर, FPR में इस्लाहात पर बार बार जोर दिया जा रहा है, आप खुद भी FPR के चेयरमैन रहे हैं, क्या रुकावटें पेश आती हैं महसूलात रेवेन्यू इकट्ठा करने में FPR की जानिब से, FPR के सिस्टम में? देखिए, मैं ये लफ्ज जो बार बार है इस्लाहात और रिफॉर्म, ये हमने इतना ओवर यूज कर लिया है कि अब इसको हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ जो बजट का, जो हमने कल बजट प्रेजेंट किया है उसमें कल मैंने अपने नोट में भी लिखा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 30 साल के बाद उस तरह वापसी की है जिस वापसी के लिए हम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। और मैं सिर्फ आपको दो चीज़ों का मिसाल दे सकता हूँ जो मैं समझता हूँ कि अगर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट किया गया तो पाकिस्तान का पैराडाइम इकोनॉमिक्स का शिफ्ट हो जाएगा, टैक्स का शिफ्ट हो जाएगा कम से कम। पहली बात तो ये, अगर आप गौर करें मेरे नोट को, जो मैंने कल नोट रिलीज किया है, उसमें मैंने पहला आइटम लिखा है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कस्टम एक्ट में
कि अगर कोई आदमी स्मगल गुड्स बेच रहा है, रिटेलर है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज स्मगलर। अगर आप इस चीज के जो मैं कह रहा हूं इसको गौर से समझें और इस पाकिस्तानी मार्केटों की हालत देखें आज, तो अगर ये चीज जो कि बिल्कुल सही इंप्लीमेंट होने वाली थी, और जब मैं एफबीआर चेयरमैन था मैंने इसको बड़ा फोर्स किया था कि इसको इंप्लीमेंट करें, और मेरे बिजनेसमैन इसके लिए तैयार नहीं था और वो शायद अभी भी रेजिस्ट करेगा, मगर अब हम इस जगह पर आ गए हैं कि हमारे पास गुजारिश नहीं है। तो ये जो पहला कदम गवर्नमेंट ने उठाया है कि रिटेलर भी अगर स्मगल गुड्स बेच रहा है तो वो स्मगलर कंसीडर होगा। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। दूसरी बात जो आज पता नहीं आप लोगों ने गौर की या नहीं की कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं जो कारोबारी हज़ार इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 10 करोड़ या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के किसी टैक्स रिकॉर्ड में हैं। गवर्नमेंट ने एक कानून नाफिज किया है जिसके तहत अगर कोई आदमी अपना बैंक अकाउंट अपने एंट्रेंस में दाखिल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और प्रोसिक्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत शदीद हैं। तो मैं तो इस बजट को देखने के बाद, या आप लोग बार बार इस्लाहात, रिफॉर्म और बजट और टारगेट ये बातें करते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पाकिस्तान की बदकिस्मती है वो अपोजिशन की नालायकी है। उनको तो वो मैं समझता हूँ कि उनको समझ ही नहीं आई कि बजट में कि गवर्नमेंट का कितने बेहतर तरीके से चीजों को सेटल करती हुई आगे बढ़ रही है, और जो बुनियादी खराबियां पाकिस्तान के माशरे में 30 साल में टेस्ट के माहौल में पैदा हुई थी उनको गवर्नमेंट सही करते हुए निकल के जा रही है। और अगर इस चीज को जो लड़ाई कहूंगा मैं इसको, या जो जद्दोजहद इमरान खान ने शुरू की है, अगर इस जद्दोजहद पे वो जो उन्होंने 2020-21 के बजट में रिफ्लेक्ट किए शौकत तरीन साहब ने, अगर वो इसको पास थ्रू कर गए तो मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि पाकिस्तान की किस्मत वो नहीं रहेगी जो पहले। अच्छा शब्बर ज़रीर साहब, आपने जब अपने दौर में पॉइंट आउट किए थे चीजें बेहतर करने के लिए इकदाम, तो 3 स्टेप्स प्रोसेस आपने पॉइंट आउट किया था टैक्सेशन को इंप्रूव करने के लिए। ये सारी वही चीजें हैं जो मैं पहले कह रहा था। अगर आपको याद हो तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक हॉल में मेरी और उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब की एक बहस हो गई थी। मैंने कहा था देखिए स्मगलिंग खराब चीज है, मगर स्मगलिंग का बेचना भी खराब चीज है। आप स्मगलिंग के बेचने के ऊपर भी हाथ डालें और आप सपोर्ट करें। उस पे उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर जाता। मगर अब कानून साजी की गई है कि अगर कोई आदमी स्मगल गुड्स बेचेगा, आप मुझे बताइए, आप जो भी आप हैं, क्या आप ये जायज समझते हैं कि आप रिटेलर में काम करते हैं और स्मगल गुड्स, अंडर इनवाइस गुड, अफगान ट्रांजिट गुड बेचना आपका इखलाकी कौमी फरीजा है कि आप उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखें? तो गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। और ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में सारे बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में बैंकों लोगों के पास हैं वो क्या उन्होंने टैक्स में डिक्लेयर किए हुए हैं? अगर ये 3-4 के बाद ये कि मैं क्यों छोड़ के आया, मैं वहां इसलिए छोड़कर आया कि एक अफसर को ट्रांसफर कर दो, इसको यहां से वहां बैठा दो, उसको वहां से बैठा दो, इसको हटा दो। मैं इस फील्ड का इंसान नहीं हूं। मेरे लिए ये सब चीज रिलेवेंट है, ये चीज मेरे लिए बोझ होती है। शब्बर ज़रीर साहब, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो आपने अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी वाला पॉइंट बताया है, डेफिनेटली इसकी तारीफ तो की जानी चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपने भी जब ये प्रपोज किया था तो बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से रेजिस्टेंस आई थी। आरिफ हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रपोजल पेश किया गया है बजट में, क्या वाकई ये खुशाइंद है, बिजनेस कम्युनिटी इसे वेलकम करेगी? फिर देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें जो है वो कम्युनिटी का हो सकता है, ताजिरों का हो सकता है। मैं आज किसी और प्रोग्राम में भी जो है वो सुन रहा था कि वो ताजिर जो है उसको कॉन्टेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये सारी जो रिफॉर्म्स हैं, या रिफॉर्म्स हम कहें, या जो उसकी बेहतरी के लिए, कलेक्शन की बेहतरी के लिए जो इक़दामात हैं, इसको बड़ा स्विफ्टली जो है वो करने की ज़रूरत है। और उसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि किसी वजह से कोई स्लो डाउन ना हो जाए। और स्लो डाउन अगर हो जाता है तो उसकी कॉस्ट जो है वो फिर हुकूमत पे जो है डबल प्रेशर आ जाता है कि फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। वो जिनके ऊपर ये लागू किया जाता
है वो हाथ पांव बांध के बैठ जाते हैं, काम करना जो है तो वो प्रेशर जो है हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बर्डनसम होता है। तो मुझे लगता है कि इसको जो है मरहलावार इस चीज़ों को, जैसे मैं सुन रहा था फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो ये कह रहे थे कि हम पहले बड़े जो रिटेलर्स हैं उनको जो है वो टारगेट करेंगे। एंड आई बिलीव कि बड़े रिटेलर्स पर ये इन्फोर्स किया जा सकता है जल्दी। ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ये भी कहा है कि जो शब्बर ज़ैदी साहब को टारगेट दिया गया था वो बहुत सख्त था और वो फेल होना ही था। क्या टारगेट आपको दिया गया था सर? देखिए, मैं 2019-20 में मैं चेयरमैन एफबीआर था और उस वक्त मेरा टारगेट 5,500 था और आज 2022 में आके आप जब डॉलर 160 रुपए का हो गया है, आप 5,800 का टारगेट दे रहे हैं। तो वो टारगेट तो मैं तो एक बहुत ही मुश्किल हालात में बैठा था, मगर मुझे खुशी ये कि जो कुछ भी मैंने कहा और जो भी आज भी मैं कह रहा हूं वो लोग याद रखेंगे कि मैंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जो मुल्क के मफाद के लिए हो। और मैं शायद मैं बात अपने वक्त से पहले कह देता हूं कभी कभी, तो वो बात लोगों को सुनने में टाइम लगता है। जो बात आरिफ हबीब साहब कर रहे हैं कि हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमें अब नॉन डॉक्यूमेंटेशन के बहाने के ऊपर टैक्स अवॉइडेंस और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता नहीं खोल रख सकते हम। उसकी दो वजूहत है। पहली वजह उसकी ये है कि उसकी वजह से अब हम FATF के मसाइल में फंसते जा रहे हैं और दुनिया में ये अब पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि जो कारोबार है होता है ना, आरिफ हबीब साहब कारोबारी आदमी अच्छी तरह जानते हैं, कारोबार बड़ा सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कारोबार डॉक्यूमेंटेड हो। एक आदमी का कारोबार अगर अनडॉक्यूमेंटेड होगा वो कभी बड़ा कारोबार नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं बात एज ए टैक्स एडवाइजर नहीं कर रहा हूं। पूरी कोरिया की इकोनॉमी जो है ना, पूरी कोरिया की इकोनॉमी वो कोरिया की 12 कंपनियां चलाती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा ग्रुप नहीं बन सक रहा है? क्या वजह है पाकिस्तान में बड़े कारोबार नहीं बन सक रहे हैं? इसलिए कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को अलाउ ही नहीं किया। आपने ये फैसला किया कि आप नॉन डॉक्यूमेंटेड रहेंगे। मैं बिजनेसमैन को कहता हूं कि ये बेवकूफ हैं, इनको कारोबार ही करना नहीं आता। ये कारोबार करना चाहते हैं दुकानदारी का। दुकानदारी का तो कारोबार वो करता है जो कारोबार नहीं कर सकता। कारोबार तो वो करता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो सवाल ये है शब्बर ज़ैदी साहब, यहाँ पर जो सवाल टैक्स टारगेट का किया जा रहा है, मेरी बात समझें जी। जो लोग नॉन डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये अपने साथ बुराई कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे। ये अपने खानदानों के साथ बुराई कर रहे हैं। जब ये मरेंगे ना तो इनके बच्चे ये लड़ते रहेंगे कि अब्बा के पैसे कहां पड़े थे। ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, यहाँ पर सवाल ये जरा ले लीजिएगा आप कि जो टैक्स टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है, अब जैसे आप भी कह रहे हैं कि तब आपको जो टैक्स टारगेट डेफिनेटली दिया गया था वो बहुत सख्त था, रियलिस्टिक नहीं था। अब कोविड से जब अभी हम रिकवर करने के फेज में शुरू हुए हैं, दाखिल हुए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि अब जो टैक्स टारगेट सेट किया गया है ये रियलिस्टिक है या इसे रिवाइज करना पड़ेगा? आपने मेरा नोट पता नहीं पड़ा हो जो मैंने कल रात को नोट रिलीज किया था जी, और मैंने पब्लिकली उसमें लिखा है कि ये टारगेट 200 से 300 बिलियन ज्यादा है, ओवर एस्टिमेटेड है। मैंने उसमें लिखा है, देखें ये मैंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि 5,800 का टारगेट ज्यादा है। गवर्नमेंट को टारगेट रखना चाहिए था 5,500 का, और 5,500 का टारगेट हम इजीली अचीव कर जाएंगे। देखिए मैं एक बात, आप प्लीज आप एक बात मेरी गौर करें, और ये प्रेशर मेरे ऊपर भी था और ये हर प्रेशर के ऊपर हो। आप 5,800 कर लेंगे तो पाकिस्तान बेहतर नहीं हो जाएगा, और अगर 5,700 कर लेंगे तो पाकिस्तान खराब नहीं हो जाएगा। ये जो टारगेट की बीमारी, और आप जैसे लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो एंकर और ये बिला वजह के लोग जो टारगेट चीफ एफबीआर चेयरमैन नाकाम हो गया, उसका टारगेट 50 मिलियन से कम हो गया, खुदा का वास्ता है इस पैराडाइम से निकल जाएं। ये देखें, मैंने 2 जून 2021 को 3 आर्टिकल लिखे बिजनेस रिकॉर्डर में। मैंने उसमें कहा है कि पाकिस्तानी टैक्स कलेक्शन का कोई ताल्लुक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से है ही नहीं। आप कलेक्ट कहां से कर रहे हैं ये तो देखें ना। तो ये जो बिला वजह की बकवास हमने शुरू की हुई है कि ये टारगेट, मैं ये कह रहा हूं कि 5,800 का टारगेट मैंने अपने नोट में भी लिखा है। मेरे हिसाब से मैं अगर इस जगह पर होता, मुझे कहा जाता है कि रियलिस्टिक टारगेट दें, तो मैं इसको 5,600 या 5,500 करता। ठीक है आरिफ हबीब साहब,
जो 850 सीसी गाड़ियों पर FED छूट दी गई है और सेल्स टैक्स मजमूई तौर पर जो कम किया गया है, कैसे कीमतों पर इतना असर पड़ सकेगा आपके नज़दीक कि जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो कम आमदन वाले अफराद हैं वो भी अपनी गाड़ी खरीदने का, छोटी गाड़ी खरीदने का ख्वाब पूरा कर पाएंगे? फिर आई थिंक जितनी छूट दी गई है वो प्राइस तो जो है वो बिल्कुल नीचे आएगी और उस सेगमेंट को जो है वो कुछ थोड़ी सी सहूलत होगी कि जो अभी की कीमत है उससे कुछ कम कीमत में जो है वो ये जो है व्हीकल ख़रीद सकेंगे। और उसमें जो लोगों की ओवरऑल क़ुव्वत ख़रीद है वो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो है वो आएगी। ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका हल भी हायर GDP ग्रोथ में है और हायर GDP ग्रोथ अगर हम ये 6-7-8% जो है वो GDP ग्रोथ हासिल करेंगे तो हमारे जो डेट टू GDP के इशू हैं, जो टैक्स टू GDP के इशू हैं, ये तमाम जो है वो उसमें बेहतर अशारिया बनेंगे और इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी दोनों मुकामी सरमायाकारों से और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर में बढ़े, इंडस्ट्री में बढ़े, सर्विसेज में जो है वो बढ़े और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उसको अगर हम अपना जहन जो है नहीं बदलेंगे तो फिर उसमें जो है वो मुश्किलात होंगी और उसमें अंदर हम जो है वो इसी बातों में रह जाएंगे कि बड़े और छोटे और फलां और ये इस टाइप की चीज़ें। तो उनसे जो है वो हमें इन बातों को अवॉइड करके मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सब लोग जो है वो काम करें। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में सवाल किया जाता है और एक ओवरऑल भी ये राय कायम रखी हुई है मुख्तलिफ हल्कों में कि बजट में दावे कर दिए जाते हैं, ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन जो इन्फोर्समेंट है और जो इम्प्लीमेंटेशन इन पॉलिसीज़ की उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि जो भी रिलीफ के समरात हैं वो हकीकत तक पहुँच तो सकें टारगेटेड तबकों में? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी हमें सोचनी चाहिए और इस दफ़ा ये बेहतरी की गई है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो बजट आता है इसको हम अनड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं। बजट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी डिटरमिन करे। हमेशा मईशत जो होती है वो ईयर टू ईयर नहीं चलती, बल्कि अमेरिका में, चाइना में तो बजट ये चीज़ें 50 साल और 100 साल के लिए डिसाइड की जाती हैं। तो ये जो ईयर टू ईयर हम हर 6 महीने बाद बैठ जाते हैं और चीजें खो जाती हैं, पहली बात तो ये इस पैराडाइम से निकल जाए। दूसरी बात ये कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था और ये भी कहा था उसमें कि आप कोई भी रेट का चेंज और कोई बड़ा तब्दीली नहीं करें किसी टैक्स सिस्टम में। और आप देखेंगे कि इस बजट में कोई आपको तब्दीलियां बिला वजह के रेट की करेक्शन आई हैं, चीजें निकाल दी गई हैं, मगर इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको ये कर दो, ये सब नहीं किया गया। और जो मैं बात कर रहा हूँ शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, शायद मैं अपनी बात समझा रहा हूं कि मैं बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमने अनड्यू कंपटीशन क्रिएट कर दिया था। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हमने इतनी लेवरेज दे दी थी कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेटाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कारोबार खराब हो रहे थे और वो कारोबार अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और कोई भी मईशत दुनिया में लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन और लॉन्ग टर्म में कैपिटल क्रिएशन नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो। दुकानदारी से मुल्क नहीं चलते कभी। तो ये दुकानदारी वाले माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। तो जो इस बजट का बुनियादी खाका है, जो मैंने पहले भी मैं बात कर रहा हूं कि इस हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुन रहा था किसी बंदे का कमेंट कि जी छोटा एक्सपोर्टर रो रहा है और बड़ा एक्सपोर्टर खुश है। ये छोटा एक्सपोर्टर बड़ा एक्सपोर्टर वाला जो मसला है हमें समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा अंदाजा है कि छोटा एक्सपोर्टर क्या कह रहा है और बड़ा एक्सपोर्टर क्या कह रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या आपने बैलेंस ऑफ पावर पास्ट में छोटे एक्सपोर्टर के फेवर में इतना कर दिया था कि बड़ा एक्सपोर्टर या ऑर्गेनाइज एक्सपोर्टर खत्म हो गया था? अगर आप इस बजट को गौर से पढ़ें तो इस बजट में मैंने कल भी एक बयान में कहा था कि इस बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज को एकदम उठना चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिक लिस्टेड कंपनी को टैक्स रेट में छूट नहीं दी है।
ठीक है, बल्कि उनको कारोबार करने में इतनी आसानियां दे दी हैं कि उन लोगों के लिए वायबल है कि वो कारोबार लिस्टेड कंपनी में करें। मैं मिसाल देता हूं इस चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल सेल टैक्स में एक लॉ है सेक्शन 8B, उसमें क्या होता है कि आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलता, अप टू 90% मिलता है, फुल नहीं मिलता। तो उस लॉ में अमेंडमेंट की गई है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनी अगर आप बना के काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, देखिए बात समझने की कोशिश करें कि कभी भी किसी भी मुल्क में कोई लॉन्ग टर्म हाई स्केल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती अगर माशरे को तिजारती माशरा कंसीडर कर लिया जाए। मैं इसको और आसान कर देता हूं, हमें फैसला ये करना है कि हमारा मॉडल ऑफ इकोनॉमी दुबई का मॉडल है या हमारा मॉडल इकोनॉमी कोरिया का मॉडल है। अगर हमारा इकोनॉमी का मॉडल दुबई का मॉडल है तो हमें पाकिस्तान को किसी के हाथ गिरवी रख देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी आबादी के साथ दुबई वाले मॉडल ट्रेडिंग मॉडल पे नहीं चल सकता। हमें कोरिया का मॉडल करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। एक चीज जो लोगों ने बिल्कुल मिस की है और इतना बड़ा तब्दीली है कि वो शायद लोगों को रियलाइज नहीं हुई, पाकिस्तान में एक आपने देखा नहीं इस बजट में कि एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 25% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जी। ये इसका मतलब है कि अगर मैं लिस्टेड में एक कंपनी हूं या कंपनी जो भी हूं, मैं अगर मैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो टेक्निकली मेरा टैक्स रेट 25% से कम हो जाएगा। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपको ये लोगों को अंदर लाके टैक्स की सेविंग करा के, टैक्स की अवॉइडेंस करा के, इवेजन नहीं अवॉइडेंस कराकर कारोबार को आगे बढ़ना है। अच्छा शब्बर ज़रीफ साहब, आपका ये पॉइंट आ गया है, लेकिन इकोनॉमिक डायरेक्शन पर गवर्नमेंट की हमेशा से सवाल होता रहा, खासतौर पे इस गवर्नमेंट में आकर भी, वो बेशक ऑपोजिशन की जानिब से, वो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की जानिब से, और फिर ये कहा जाता है कि FBR के चेयरमैन भी चेंज होते रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर्स भी चेंज होते रहे, तो आप समझ रहे हैं कि शौकत तरीन कंटिन्यू करेंगे इस बजट को देने के बाद भी और अगले बजट को भी शौकत तरीन ही प्रेजेंट करेंगे? देखिए मैं तकरीबन 30 साल से मैं डील कर रहा हूं बजट को। मैंने इस साल से ज्यादा कमजोर अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा बजट के ऊपर। ठीक है, मैं 2 दिन से बैठा हुआ हूं, लोगों के साथ डील कर रहा हूं। इतनी कमजोर और इतनी, मैं कुछ और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैंने इससे ज्यादा इमरान खान से ज्यादा खुशकिस्मत इंसान नहीं देखा जिसके पास इतनी कमजोर अपोजिशन है। मैंने अभी तक किसी भी इकोनॉमिस्ट को कोई भी रेलेवेंट पॉइंट सामने लाते हुए नहीं दिखाया। आप मुझे बताएं कि आप बैठे हुए, आप भी 2 दिन से सुन रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ है? वो यही कह रहे हैं ना कि जी आपने 5800 रखा है, 5800 नहीं होगा, 5300 होगा। मैं तो और बताएं और कोई चीज है उनके पास कहने के लिए क्या है? देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जब इकोनॉमिक सर्वे परसों आया था तो जो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स आए थे उसने ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था कि इमरान खान साहब मईशत की जंग जीत चुके हैं। अब अपोजिशन मईशत के लेवल पे उनके साथ ये बैटल नहीं लड़ सकती। आप उनको वो गलत या सही कैसे जीते, गलत जीते, कहां से जीते, कैसे जीते, मगर अगर आप पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो वो जंग जीत चुके हैं। अब जहां पर आकर मैं समझता हूं इमरान खान साहब को कॉशियस रहना पड़ेगा, वो चीज ये है कि हमारी रिलायंस ऑन रेमिटेंस फॉर करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट बहुत बढ़ गई। ठीक है, और वहां पर हमें हाथ रखना पड़ेगा। अगर हमारी टोटल करंट अकाउंट बैलेंस में $31 बिलियन का ताल्लुक हमारा रेमिटेंस से है, बड़ी अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, मगर इतना रिलायंस अगर रेमिटेंस के ऊपर है तो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और इस पर रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है शब्बर ज़रीफ साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं आरिफ हबीब साहब से आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आरिफ हबीब साहब, शब्बर ज़रीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमिस्ट को और खासतौर पे ऑपोजिशन को कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिबटल नहीं मिल रहा इस बजट को निगेट करने के लिए। अब आप भी डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो क्या आप भी यही देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर इत्मीनान है बजट को लेकर, कोई ठोस ऑपोजिशन नहीं है? आई थिंक अभी वक्त बाकी है। एक तो ये है कि ये अपोजिशन लीडर्स की इनिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हैं, और फिर इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये पार्लियामेंट में इसकी जो है वो बहस होगी
और वहाँ जो है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो मौका मिलेगा और वो फिर अपनी राय जो है उसमें कायम कर सकेंगे। फिर ये कि एक जो बजट की अनाउंसमेंट एक चीज़ है और फिर फाइनेंस बिल जो है वो दूसरी चीज़ है, तो लोगों को कुछ वक्त भी लगता है कि वो फाइनेंस बिल को ज़रा स्टडी करें और फिर जो है इसके ऊपर राय कायम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब शबरज़ादी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, इसी बजट के हवाले से मुख्तलिफ तबकों का रद्द अमल क्या है, इत्मीनान है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर मज़ीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा बजट अवाम को किस हद तक रिलीफ फराहम कर पाएगा, महंगाई में खात्मा और गरीब तबके को फौरी रिलीफ किस हद तक मिलेगा, बात करने के हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात फ़ारूक सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो सवाल अवाम की जानिब से कल से किया जा रहा है कि फौरी रिलीफ क्या है अवाम के लिए इस बजट में? अवाम के लिए मैं समझ रहा हूँ कि एक मुझे बड़ा डिस्टिंक्ट किस्म का डिस्कनेक्ट नजर आता है, यानी कि पिछले 2 दिनों में पहले इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद बजट, टनों के हिसाब से जो अदाद शुमार है वो अवाम के ऊपर फेंके गए हैं। लेकिन एक तरफ हुकूमती बजट है और एक तरफ घरेलू बजट है जो आप और मैं बनाते हैं, बाकी 3 करोड़ खानदान जो पाकिस्तान में रहते हैं वो बनाते हैं। उनका बजट है कि आटे की कीमत का क्या होगा, जो 35 रुपए से 70-75 पे चली गई है पिछले कोई 2.5-3 सालों में। उनका बजट होता है कि चीनी कितनी खरीद पाएंगे। उनका बजट आता है कि महीने की आखिर में जब बिजली का बिल आता है तो उसका क्या किया जाएगा। और फिर जैसे आमदन गिर रही है, बड़े वालिदैन जो हैं वो इस डिलेमा में पड़ जाते हैं कि बिजली का बिल देना है या बच्चों की फीस देनी है। तो मुझे एक बड़ा वो डिस्कनेक्ट नजर आया है कि हुकूमती बजट जो है उसमें और घरेलू बजट में कोई खास रिश्ता, कोई खास ताल्लुक जो है वो मुझे नजर नहीं आया। फरूक सलीम साहब, फिर क्या आपकी राय के मुताबिक ये समझा जाए कि इस बजट में सिर्फ तासुर कायम किया गया है, परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि ये अवाम दोस्त और गरीब दोस्त बजट है, जबकि हकीकत में ग्राउंड रिलीफ नहीं मिलेगा कुछ? देखिए, ये जो भी बजट आता है उसका एक सियासी रुख होता है, उसमें सियासत होती है, और दूसरा उसका माशी रुख है जिसमें माशी अदाद शुमार बताए जाते हैं। अब सियासी रुख तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। जब भी बजट आता है तो कहा जाता है कि ये अवाम दोस्त है, ये कहा जाता है कि ये गरीब दोस्त है, फिर बिजनेस फ्रेंडली की बात की जाती है। इस बजट के ऊपर जो फोकस किया गया था वो ये कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, यानी कि जो जीडीपी की शरह है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। अभी एक फ्रेंच कंपनी है इप्सोस के नाम से, उन्होंने एक सर्वे किया है और वो ये कहते हैं कि तकरीबन 95-96% लोगों को ये मालूम ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जीडीपी किस चीज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। वो तो आटा, चीनी और बिजली के मामले में जानते हैं कि उसका कुछ किया जाए। मुझे नहीं लग रहा, हमारे वजीर खजाना साहब ने भी कहा, बार बार कहा कि बहुत सारी चीजें जिनकी आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई है वो हमने पाकिस्तान में नहीं बढ़ाई, ये उनका कहना है। इसका मतलब ये है कि अभी तो मजीद महंगाई जो है वो सामने आने का इम्कान है। फिर पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने जो अदाद शुमार सामने रखे हैं वो ये कह रहा है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि जो महंगाई आ रही है होलसेल के लेवल पे, वो तकरीबन 19.4% है। जिसका मतलब ये है कि ये अगर होलसेल में इतनी तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं तो अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में यही वाली कीमतें जो हैं ये फिर रिटेल लेवल पे आएंगी और आपको और बहुत ज्यादा कीमतें बाजार में देनी पड़ेंगी। अच्छा फरूक सलीम साहब, ये जो सूरत हाल आप भी बता रहे हैं और डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं लेकिन हम उतना नहीं कीमतों को मुल्क में बढ़ा रहे, किसी हद तक रिलीफ दे रहे हैं, तो उसके साथ ही जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब स्टेबल हो चुकी है, अब हमने इसे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, तो इस क्लेम को आप रियलिस्टिक समझते हैं? कौन से वो स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स हैं जो हमने मईशत में अचीव कर ली हैं? देखिए, मईशत दान भी मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे सियासतदान चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमती हो, वो भी बड़ा पेचीदा बना के मईशत को पेश कर देते हैं।
ये दो बहुत बड़ी फिगर्स जो ना तो इकोनॉमिक सर्वे में हमें मिली है, ना बजट में उनका ऐलान किया गया है, वो है शराय गुर्बत, यानी कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। ये लुबे लुबाब है, ये नतीजा है हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज पिछले 3 साल में आई हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से हों, चाहे इस बजट के हवाले से हों। हम रियासत का जो अव्वलीन मकसद है वो ये होता है कि अपनी आबादी में शराय गुर्बत को कम किया जाए। अब हमें मालूम ही नहीं है कि शराय गुर्बत क्या है, ना इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, तो जिसका अब हम पैमाना क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर एहसास प्रोग्राम में लाखों लोगों को हजारों अरबों रुपया जो है वो बांटा गया है, क्या उसका कोई गुर्बत के ऊपर असर हुआ है? हुकूमत जो बेशुमार प्रोग्राम्स का ऐलान करती है जिसमें कामयाब नौजवान गरीबों को घर देना, क्या उनका गुर्बत के ऊपर कोई असर हो रहा है? क्या गुर्बत वाकई में पाकिस्तान में कम हो रही है या हकीकत में ज्यादा हो रही है? तो ये जो पैमाना है वो गुर्बत का है और वो पैमाना हुकूमत हमें बताने को तैयार नहीं। अच्छा फरूख सलीम साहब, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि IMF की तरफ से दबाव है टैक्स और टैरिफ बढ़ाने का, लेकिन हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इस बजट में जो टैक्स पर टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है, क्या ये कंडीशनल है उस बातचीत से जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में IMF से होगी? और अगर वो बातचीत खुदा न खास्ता फेल हो जाती है तो फिर क्या टैक्स रिवाइज होंगे जो इस बजट में रिलीफ दिए गए हैं? देखिए, अब जो आपका सवाल है वो समझता हूँ कि नॉन फाइनेंशियल, वो गैर मालियाती सिमत में हमें लेके जा रहा है। देखिए, 16 फरवरी को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ बैठ के एक मुआहदा साइन किया और उसके 4 बड़े पिलर थे। पहला ये था कि 1200 अरब का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा था कि 900 अरब रुपया बिजली के बिलों में इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। तीसरा पिलर उसका ये था कि 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी, यानी कि कोई 25 से 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और चौथा पिलर था कि 140 अरब रुपए के जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं एग्जेम्पशन में, वो वापस ले लिए जाएंगे। अब महसूस ये हो रहा है मुझे कि हुकूमत या हमारे वजीर खजाना साहब एक्चुअली कह चुके हैं कि वो उस मुआहदे के शायद पाबंद नहीं है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि हम अमेरिका को किसी तरह कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना असर रसूख, अपना दबाव, क्योंकि अमेरिका के तकरीबन 8 लाख और 31,000 वोट्स हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो किसी किस्म की लचक दिखाए IMF हमारे हवाले से। मुझे महसूस ये हो रहा है कि IMF भी किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार होगी, लेकिन वजीर खजाना साहब जो कंप्लीट रीनेगोशिएशन की बात करते हैं वो शायद मुमकिन नहीं हो। अच्छा फरूख सलीम साहब, जो गवर्नमेंट पर एक तनकीद की जाती है मौशी समत के हवाले से कि कंसिस्टेंट मौशी पॉलिसीज अगर होती हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़ती, तो हफीज़ शेख साहब की भी मौशी पॉलिसियों को आपने देखा, शौकत तरीन साहब की भी पॉलिसीज आपके सामने हैं। अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने को कहा जाए तो किसको ज़्यादा वे करेंगे आप? देखिए, वो कहा जा रहा है कि ये PTI का तीसरा बजट है जो चौथे वजीर खजाना ने उसका ऐलान किया है। देखिए, ये पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का एक मुल्क है। ये कोई दुकान या खोखा नहीं है कि आप हर 3 या 4 महीने 5 महीने के बाद एक नया अफसर ला के बिठा दें। देखिए, ये चौथा वजीर खजाना है। 5 दफा जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस को बदला जा चुका है। इसी तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 3 या 4 दफा उनका चेयरमैन बदला जा चुका है। SECP का 3 या 4 मरतबा चेयरमैन बदला जा चुका है। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक PTI के पास कोई सही टीम इकट्ठी नहीं हो रही। देखिए, जिस तरह वजारत खजाना चलाने का जो तरीकाकार है, उसका जो फेज 1 है उसमें आप टीम की तश्कील देते हैं, फिर फेज 2 में वो टीम बैठती है और वो मनसूबा बंदी करती है, फिर फेज 3 में उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर कहीं जाके नताइज निकलते हैं। अब यहाँ पे ये हाल है कि 50% टाइम जो है वो PTI का खत्म हो गया है और अभी रहे हैं कि PTI जो है वो अपनी एक टीम तश्कील देने की कोशिश, यानी कि PTI अभी फेज 1 में अटकी हुई है। तो अभी जो ठीक है, यानी फेज 1 जिसमें टीम तश्कील देने की कोशिश की जानी चाहिए, अभी तक उसमें PTI है मौजूद। फरूख सलीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो किस हद तक मुतमईन है मौजूदा बजट से। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार ताहिर साहब ने, सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी फोकस किया है कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर को, इस बजट में क्या रिलीफ है आपके लिए? थैंक यू वेरी मच जी। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि बाकी तो बजट बहुत अच्छा है रियल एस्टेट के हवाले से, लेकिन जो CGT था कैपिटल गेन टैक्स, उसको उसकी स्लैब्स को निकाल के उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में, स्पेशल टैक्स रिजीम से निकाल के उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही अब ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो अपर स्लैब है वो 35% तक चली जाएगी। और उसकी वजह से जो हमने CGT के ऊपर बहुत मेहनत करके पिछली दफा रिलीफ लिया था, वो रिलीफ जो है वो एज इट इज अब वो वापस ले लिया गया है। तो इसके ऊपर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी फाइनल अप्रूवल के अंदर या बजट मंजूरी से पहले हम इसके ऊपर कुछ काम करें और अगर कन्विंस कर सकें कि इसको उसी तरह उसी रजीम के अंदर ट्रीट किया जाए जिसमें लास्ट बजट में ट्रीट किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए भी बड़ा जरूरी है और इसमें सरमायाकारी रुकने का इम्कान है अगर इसको इस तरीके से ना देखा गया। अच्छा सरदार ताहिर साहब, अगर ये रिलीफ नहीं ग्रांट किया जाता आपको, क्योंकि जब ये रिलीफ दिया गया था तो गालिबन ये आर्गुमेंट भी था कि कोविड में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो कम से कम रिलीफ दें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती रहे, तो अब चूंकि कोविड से भी रिलीफ मिल रहा है और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर ये रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर कितने इम्प्लीकेशंस आएंगे आम आदमी पर भी, अपने घरों की जो ख्वाब पूरा करना है, जो गवर्नमेंट का दावा है कि रिलीफ देगी आम आदमी को? देखिए, उसमें जो गवर्नमेंट घरों में रिलीफ दे रही है उसको इंटरेस्ट लोन वगैरह दे रहे हैं, ये इससे तो इंसेंटिवाइज किया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज है इसको एक तो कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए और जिसके लिए कोशिश भी कर रही है। और हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये जो कैपिटल गेन टैक्स का रिजीम है ये जब 2016 में आया था तो उसी वक्त से लेके हम इसके खिलाफ चलाई थी और फाइनली फिर लास्ट बजट के अंदर इसको एड्रेस किया गया था, लेकिन इस दफा फिर उसमें जो है उसको दोबारा उसी टैक्स रिजीम में डाल दिया गया है, तो इसमें सरमायाकारी रुकने का इम्कान है बहुत ज्यादा। ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर फिर ओवरऑल कितना वैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, जो उसको रिलीफ देने की बात की जाती है और उससे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की जो दावा किया जाता है? देखिए, हुकूमती पॉलिसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से कामयाब रही है। जो आपने GDP ग्रोथ की बताया, वो फिगर्स जो आ रही हैं कि 2.5% हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सिर्फ 2.5% GDP की को कंट्रीब्यूशन करता है और जो लेबर फोर्स है पूरे मुल्क की, उसमें से 7% लेबर फोर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयड होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर बहुत ही तरक्की भी हो जाए और बहुत ही बूम भी करते हैं तो 2.5% GDP से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ से आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब। सरदार ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और फरूख सलीम साहब इस बजट के हवाले से मुआशी तौर पर अपनी मायराना राय से हमें आगाह कर रहे थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे बजट के हवाले से भी और दीगर इशूज़ पर बात करने के लिए। अल्लाह ने के बाद।